हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उस पे किस तरीके से टैक्स चार्ज किया जाता है और आप कैसे टैक्स को सेव कर सकते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बजट 2024 में काफी कुछ चेंज किया गया। उसमें एक चेंज जो हुआ दोस्तों, वो हुआ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के सेल पे लगने वाला टैक्स। कि यदि आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उस पे जो टैक्स लगता है उसको आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे आप तीन तरीके से टैक्स को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया कि आप जो है लोअर टैक्स को पे कर सकते हैं, यानी कि जो पहले सिस्टम था टैक्स लगाने का उसके अनुसार, और साथ में जो बजट के बाद जो चेंजेस किए गए उसके अनुसार जो भी दोनों में से टैक्स कम आएगा उसको आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सेव कर लिए। दूसरा है सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के सेल पे जो भी टैक्स बनता है उसका एग्जेम्पशन आप सेक्शन 54 में क्लेम कर सकते हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो थर्ड ऑप्शन है वो है CAGS यानी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। यदि ये दोनों आपके ऊपर अप्लाई नहीं है तो उस केस में थर्ड वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है कि आप क्या कर सकते हैं, टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 54 जो इनकम टैक्स एक्ट का है वो आपको प्रॉपर्टी यानी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के सेल पे जो भी टैक्स आता है यानी कैपिटल गेन टैक्स आता है उसमें आपको क्या प्रोवाइड करता है, एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है, छूट प्रोवाइड करता है। लेकिन इसका एक कंडीशन ये है कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के बदले रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको बाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सीधा ये हो गया कि यदि आपने कोई लैंड खरीदा, उस पे बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करा लिया, या फिर कोई आपने अपार्टमेंट खरीदा था, कोई फ्लैट खरीदा था, कोई विला खरीदा था, कोई कोठी आपने खरीदी थी और इसको आपने क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। इसमें से कोई भी एसेट आपकी हो सकती है। तो आप यदि सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो आपको इसी में से ही कोई एसेट बाई करना पड़ेगा। मतलब वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब दोस्तों, सेक्शन 54 का जो एग्जेम्पशन मिलता है वो मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के ऊपर। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी की जो सेलिंग होती है ना उस पे जो टैक्स लगाया जाता है, दो तरीके का टैक्स लगता है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो सेक्शन 54 का यदि एग्जेम्पशन लेना है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही आपको मिलता है। अब लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी के केस में लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है 24 मंथ्स। मतलब कि आपने जिस डेट को प्रॉपर्टी बाई करा उससे 24 महीने तक यदि आप उस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, उसके बाद यदि आप सेल आउट करते हैं तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उस पर जो भी गेन होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और उसके अनुसार ही उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। अब इसके बाद है कि सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तो हो गया कि इंडिविजुअल यानी कि कोई भी पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है वो क्लेम कर सकता है, कोई HOF क्लेम कर सकता है, कोई NRI है यदि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, यदि उसने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी को बाई करी थी और इंडिया में उसको सेल आउट कर रहा है, वो फॉरेन में रहता है, तो ऐसे NRI को भी यहाँ पे सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने बताया आपको 24 मंथ्स आपको फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, यानी कि जिस डेट को आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई थी, रजिस्ट्री जिस दिन हुई थी उस डेट से लेके 24 महीने के बाद यदि सेल आउट करेंगे तो फिर उस पे जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और उसके अनुसार टैक्स का पेमेंट करना होगा। और यदि आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो फिर आप सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मिस्टर रमेश है, उन्होंने प्रॉपर्टी को बाई कब किया था, उन्होंने बाई किया था 2005-06 फाइनेंशियल ईयर में और उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 45 लाख रुपीस। अब क्या हुआ, 2024 में उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने दो डेट ले रखी है। एक डेट तो हो गया कि 28 जुलाई और दूसरा ले रखा है बजट के बाद, यानी कि 23
जुलाई को बजट आया था और 23 जुलाई के दिन ही इसमें चेंज किया गया था। और जो सेल वैल्यू है दोस्तों प्रॉपर्टी की वो है 3 करोड़ रुपीस, यानी 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई और उसको 3 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से टैक्स पहले लगता था और बाद में किस तरीके से टैक्स लगेगा, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, यानी कि इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे प्रॉपर्टी में मिलेगी। अब जैसे जो प्रॉपर्टी इन्होंने 23 जुलाई के पहले बाई किया था, जैसे कि 2005-6 में बाई किया, तो इंडेक्सेशन की बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर 20 जुलाई को जो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल आउट की गई है, तो इस प्रॉपर्टी को इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलेगी, यानी कि 45 लाख का जो इंडेक्स कॉस्ट यहाँ पे निकल के आया दोस्तों, वो आया 1 करोड़ 40 लाख रुपए। 24 जुलाई को जो प्रॉपर्टी सेल की गई है वो विदाउट इंडेक्सेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉस्ट होगा उस पे इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी, तो कॉस्ट हमारा आ गया 45 लाख रुपीस। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो हमारा कैपिटल गेन आ रहा है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि 2005-6 में खरीदी गई है और सेल आउट किया गया 2024 में। तो आप देख सकते हैं लगभग 19 से 20 साल यहाँ पे टाइम पीरियड हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आया। तो यहाँ पे 3 करोड़ रुपए सेल वैल्यू है और ये हो गई हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसको हमने माइनस किया तो हमारी जो यहाँ पे क्या आ गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद जो 24 जुलाई को हमने सेल आउट किया था, इसको हमने 3 करोड़ में से माइनस किया, तो हमारी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आई वो आई 2 करोड़ 55 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि जो प्रॉपर्टी आपने सेल आउट करी है, आप एक बार तो 20% के रेट से आप टैक्स कैलकुलेट करो, मतलब जो 1.6 करोड़ रुपीस जो आया जिसपे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल रहा था, एक तो 20% का रेट कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे टैक्स दोस्तों आया 32 लाख रुपए। और दूसरा जो था वो था हमारा विदाउट इंडेक्सेशन 2 करोड़ 55 लाख। इस पे गवर्नमेंट ने 23 जुलाई से रेट जो कर दिया वो 12.5% कर दिया। तो 12.5% के रेट से यहाँ पे 31,87,500 रुपीज टैक्स का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि अब कंपैरिजन आप कर सकते हैं और यहाँ पे दोनों में से जो कम होगा, मतलब कि देख सकते हैं न्यू वाले में 31,87,500 आ रहा है, तो हम ये टैक्स का पेमेंट हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। उस केस में हमको 32 लाख रुपए पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। टैक्स पेयर के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो टैक्स का पेमेंट करे, मतलब ये जो टैक्स आया है या तो इसका वो पेमेंट कर दे, या तो फिर वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो फिर उस केस में आपको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 1 करोड़ 6 लाख रुपीस कैपिटल गेन आ गया। या तो आप इस पूरे पैसे को रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में लगा दीजिए तो आपको छूट मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, नहीं तो आप क्या करिए, टैक्स का पेमेंट करिए। अब दोस्तों रूल ये कहता है कि यहाँ पे मिस्टर रमेश क्या कर सकते हैं, उनकी कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है, तो यहाँ पे 2 हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो बाई कर सकते हैं। 2 करोड़ 55 लाख रुपए हो चुका है इसमें कैपिटल गेन, तो यहाँ पे केवल वो एक ही घर यहाँ पे खरीद सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो 2 घर खरीदने की बात है, लाइफ टाइम में बस एक ही बार वो 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यदि कोई पर्सन लेट सपोज कि वो टैक्स का पेमेंट नहीं करना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन लेना चाहता है, तो क्या क्या कंडीशन है जो कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है कि आप दोनों में से जो कम है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अनुसार टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी एनआरआई को अवेलेबल नहीं है। बजट 2024 में ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, बस वही इसका जो है फैसिलिटी ले पाएंगे, एनआरआई ले नहीं पाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन 54 का जो कंडीशन है उसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 22 जुलाई को प्रॉपर्टी सेल करी, जैसे मिस्टर रमेश की बात कर लेते हैं, 22 जुलाई हो, 24 जुलाई हो, ठीक है, जो भी डेट हो,
तो दोस्तों रूल ये कहता है कि या तो आप कोई भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हो, जैसे कि कोई डुप्लेक्स हो, विला हो, अपार्टमेंट हो, जो कि रेडी टू मूव है, या तो आप इस डेट से 1 साल के पहले आपने बाई कर लिया हो, मतलब कि 23 जुलाई 2023 तक आपने कोई प्रॉपर्टी पहले ही बाई कर ली, या तो फिर आपने यदि इसको बाई नहीं करा, 1 साल के पहले आपने बाई नहीं करा, तो फिर आप 22 जुलाई को यदि प्रॉपर्टी को सेल किए हैं, मिस्टर रमेश ने सेल किया, तो मिस्टर रमेश के पास ये ऑप्शन है कि वो 2 साल के अंदर यानी 23 जुलाई 2026 तक वो क्या कर सकता है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को बाई कर सकता है, तो उसको सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब जिस कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई लैंड वगैरह खरीद लेते हैं, अब उस पर कंस्ट्रक्शन लोग कराना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी यहाँ पे आपको रूल ये कहता है कि आपको इस डेट से 3 साल के अंदर क्या करना है, अपना कंस्ट्रक्शन पूरा करा लेना है। यदि वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी प्रॉपर्टी है तो भी चलेगा, बस ये है कि कंस्ट्रक्शन वहां पे आपका दिखना चाहिए, एक आध फ्लोर आपका तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 23 जुलाई 2027 तक आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कोई एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में भी यदि आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो भी आप सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए, जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो कोई लैंड, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, फ्लैट, विला, कोठी कुछ भी हो सकता है, आप इसको बाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई लैंड लेकर के दी, आप उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, तो वो एक पक्का मकान होना चाहिए, मतलब कि उसमें प्रॉपर तरीके से लेट सपोज 40 से 50% जो है बिल्टअप एरिया कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें आपकी किचन बन जाए, लैट्रिन बाथरूम बन जाए, इसके बाद बालकनी वगैरह, मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, तो ये आपका एक तैयारी आपकी होनी चाहिए। यदि कोई टीन शेड वगैरह केवल डाल देगा लैंड पर सिंपल पिलर उठा करके, तो वो इस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होगा। अब यहाँ पे यदि आप प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हो सकता है, जनरली जैसे कि कोई लैंड आपने बाय किया, उस पे आपने खुद सेल्फ आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, वो भी कवर्ड होगा। साथ में यदि कोई फ्लैट है अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, आपने वहां पे अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है, जैसे कि रमेश के केस में अभी क्या हुआ, उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चुका है, ठीक है, 1.6 करोड़ 2.55 करोड़ दोनों ही केस में हमने देखा। अब इसमें से क्या हुआ कि उन्होंने पैसा जो है, जो फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या कर दिया, उसमें डाल दिया, ठीक है। या फिर कोई भी फ्लैट बना बनाया हो या कोई सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन में हो, वहां भी पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं और उसका आप क्लेम यहाँ पे सेक्शन 54 में ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है बाई वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो भी ये आपकी है अपार्टमेंट, फ्लैट, विला, कोठी जो आप बाई कर रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसकी बाई वैल्यू में क्या क्या कवर्ड होगा। एक तो होगा कि उसका परचेस कॉस्ट क्या, कितने में आप उसको बाई कर रहे हैं। दूसरा हो गया कि उसकी रजिस्ट्री पे कितना स्टैंप ड्यूटी आप पे कर रहे हैं। तीसरा हो गया ब्रोकरेज आप कितना पे कर रहे हैं। ये सारे अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे, वो आपकी बाई वैल्यू हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन आपको किस पे मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है कि जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, ये पैसा आपका इन्वेस्ट होना चाहिए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। जैसे कि 24 जुलाई के बाद आपने बेचा तो 2 करोड़ 55 लाख इन्वेस्ट होना चाहिए या फिर 1 करोड़ 60 लाख रुपए इन्वेस्ट होना चाहिए। अभी फिलहाल में कोई कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग नहीं है, ना ही कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बाई करना है, तो फिर हम सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका तरीका यह है कि आप उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करा दें। डिपॉजिट कब कराना है, आईटीआर फाइल करने से पहले। अब जैसे 24-25 में यदि किसी पर्सन ने सेल आउट करा, जैसे मिस्टर रमेश ने सेल आउट करा, तो इसकी आईटीआर की फाइलिंग होगी 25-26, लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2025। तो 31 जुलाई 2025 तक या उसके पहले आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में यदि इस पैसे को डिपॉजिट करा देते हैं तो आपको पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन इस पैसे को आपको क्या करना है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्ट कराने के लिए यूटिलाइज करना है। यदि आपने यूटिलाइज नहीं किया तो फिर आपको उस पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ जाएगा। मान लीजिए कि आप अपने खुद के लैंड पे कंस्ट्रक्शन करा रहे और आपने 1 करोड़ मान लीजिए 60 लाख रुपए आपको कैपिटल गेन हुआ, इसमें से आपने क्या किया, लेट सपोज कि 50 लाख रुपए की जमीन आपने खरीद ली, उस पर कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट कराया, 1 साल बीत चुका है, उसमें आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो 1 करोड़ रुपए के आसपास हुआ, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप जो रिमेनिंग अमाउंट है
जैसे मान लीजिए कि आपका 60 लाख रुपए बच रहा है तो उसको आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दीजिए। डालने के बाद आप उस पार्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए आप क्या ले लेंगे, छूट ले लीजिए। इसके बाद आप उस पैसे को निकाल करके कैपिटल गेन अकाउंट की स्कीम के फिर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट देती है सेक्शन 54 में। कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को यदि आप बाई कर लेते हैं या कंस्ट्रक्ट करा लेते हैं, छूट देती है, लेकिन उसका एक शर्त यह है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी बाई करी है, चाहे वो रेडी टू मूव हो या आपने उसको कंस्ट्रक्ट कराया है, तो आपको उसको 3 साल तक होल्ड करके चलना है। यदि आप उसको 3 साल के अंदर यदि आपने उसको सेल आउट कर दिया तो फिर जो भी टैक्स का एग्जेम्पशन आपने लिया था वो उस असेसमेंट ईयर में, जिस असेसमेंट ईयर आप बेचेंगे उसमें वो पूरा टैक्स का पेमेंट आपको करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।